गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 12th में हम पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। उसमें अगला टॉपिक है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से नाम से सुन के लग रहा है कि ये लाइट से रिलेटेड है। तो इस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहला टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। अगर बात करें डेफिनेशन की तो क्या है डेफिनेशन? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मतलब लाइट का स्कैटर हो जाना किसके वजह से? कोलोइडल पार्टिकल की वजह से, उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक, यहां समझाने की कोशिश की है मैंने। देखो ये बेटा एक सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। इस सोर्स ऑफ लाइट जो है एक लेंस से होकर जा रही है। तो जब ये लेंस से होकर बीम ऑफ लाइट जाएगी तो पहले जाएगी ट्रू सॉल्यूशन में, ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन और ये कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जब ट्रू सॉल्यूशन से जाएगी तो क्या हो, आप देखोगे कि ये लाइट इसमें विजिबल नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी, स्ट्रेट सीधे निकल जाएगी। लेकिन जब ये कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जाएगी तो ये लाइट विजिबल हो जाएगी। ठीक, और विजिबल हो जाएगी और आपको वो पाथ दिखाई देने लगेगा और उसी को हम कहते हैं टिंडल कोन। क्या कहते हैं? टिंडल कोन। तो हमने क्या बोला कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मतलब ट्रू सॉल्यूशन का जो साइज होता है कोलोइडल सॉल्यूशन से छोटा होता है, तो ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता। लेकिन ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट को स्कैटर कर देते हैं, करता है कोलोइडल सॉल्यूशन, उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक, ये साइंटिस्ट के नाम से बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। लेकिन सारे कोलोइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? आओ समझते हैं। दो कंडीशन है, अगर इन दो कंडीशन को फॉलो करेगा तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। जैसे डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी कंपेरेबल। मतलब जो डिस्पर्स फेस का डायमीटर है और जो लाइट का वेवलेंथ है उसमें ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम शुड नॉट डिफर लार्जली। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है किसका? डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम का, उसमें ज्यादा का फर्क नहीं होने, ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में? डू ऑल कोलोइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट? तो ये नहीं लिख देना कि यस, लिखोगे नो, ऑल कोलोइडल सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज फॉर शोइंग टिंडल इफेक्ट देयर शुड बी ए टू कंडीशन। और दो कंडीशन क्या है? तो ये दो कंडीशन है। ठीक, अगला है कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जो कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन है वो क्या लिखा है? डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। मतलब क्या है? जो कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। और वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द डिस्पर्स फेस और नेचर ऑफ द डिस्पर्स फेस। इतनी बातें समझ में आई? तो ये था बेटा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हमारा टिंडल इफेक्ट और कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कलर ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है? डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और वेवलेंथ किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द डिस्पर्स फेस एंड नेचर ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। तो ये दो कंडीशन है, इन कंडीशन को फॉलो करना होता है टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए। ठीक, अब आगे देखते हैं कि आगे हमारे क्या टॉपिक्स हैं। ठीक, इतना तुम नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है नोट्स में इसको ऐड कर लेना। नोट्स में इसको ऐड कर लोगे क्योंकि जो नोट्स मैंने भेजा है उसमें ये पॉइंट्स ऐड कर लेना, तुम्हारा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। उसमें पहला है फ्रिक्शन। क्या बोलता है ये थ्योरी? क्या बोलती है कि जब पार्टिकल्स जो कोलॉइड के होते हैं आपस में टकराते हैं तो उस पर क्या होता है? चार्ज डेवलप हो जाता है। लेकिन ध्यान दो, चार्ज सिर्फ डिस्पर्स फेस पे डेवलप होता है, डिस्पर्जन मीडियम पे फ्रिक्शन वाली थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। हमको पढ़ना क्या है? चार्ज ऑन कोलॉइडल सॉल्यूशन। लेकिन फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे तो वो चार्ज आ जाता है उस पे। तो चार्ज आएगा तो किस पे आएगा? डिस्पर्स फेस पे आ गया। ये डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर चार्ज को एक्सप्लेन नहीं करता। उसके बाद देखो ड्यू टू
डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल, ये हमारे पास सोप है। अब सोप जब डिसोसिएट होगा तो ये दो आयंस में टूटेगा। अब देखो यहाँ पे भी जो चार्ज आ रहा है किस पे आ रहा है, डिस्पर्स फेस पे आ रहा है, पूरे सॉल्यूशन के अंदर तो आ नहीं रहा है। तो हम बोलते हैं कि ये थ्योरी और ये थ्योरी एप्रोप्रिएट नहीं है। इसका मतलब कि ये फ्रिक्शन की थ्योरी चाहे ये डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल की थ्योरी ये एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ये चार्ज ऑन डिस्पर्स फेस पे सिर्फ बताता है, डिस्पर्जन मीडियम पे नहीं बताता है। अगला क्या है बेटा, ड्यू टू सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन, ये आपको पहले पढ़ाया भी है मैंने। जैसे मान लो सिल्वर है, यहाँ पोटेशियम है, तो कॉमन आयन क्या है, आयोडीन है। तो इस सिल्वर के ऊपर आयोडीन क्या होगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ देखो यहाँ कॉमन आयन क्या है, तो Ag है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, ड्यू टू सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन। अब देखो अगला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिकल और एग्जाम दोनों में पूछा जाता है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक प्रोसेस है पता करने का कि कोलॉइडल पार्टिकल पे कैसा चार्ज है। सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ये पता किया जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल। उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। डेफिनेशन क्या है, इट इज द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने अप्लाई किया, ये हमारे दो इलेक्ट्रोड्स है। अब क्या होगा कि ऑब्वियस है कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है, क्या करने का, डिटरमाइन करने का कि पर्टिकुलर कोलॉइड्स पे कैसा चार्ज है। तो ये चार्ज के एग्जिस्टेंस को बताता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, व्हेन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल प्रिवेंटेड, अगर रोक दिया जाए, व्हेन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मींस, किसी वजह से उसको रोक दिया जाए, तो डिस्पर्स मीडियम स्टार्ट मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दो कि यहाँ पे मूवमेंट किसका होता है, डिस्पर्स फेस का होता है। यहाँ पे चार्ज किस पे आ रहा है, डिस्पर्स फेस पे आ रहा है। यहाँ पे चार्ज किस पे आ रहा है, डिस्पर्स फेस पे आ रहा है। यहाँ पे चार्ज किस पे आ रहा है, डिस्पर्स फेस पे आ रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स प्रिवेंटेड, रोक दिया जाए, बाय सम सुटेबल मींस डिस्पर्स मीडियम स्टार्टेड टू मूव। इलेक्ट्रोफोरेसिस में मोशन किसका हो रहा है, डिस्पर्जन फेस का हो रहा है, डिस्पर्जन मीडियम का नहीं हो रहा है। अब अगर इसके मोशन को रोक दिया जाए तो अब मोशन शुरू हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम में, और इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ध्यान से सुनो, when movement of the particles prevented by some suitable means dispersion medium started to move in electric field। कह रहा है कि जब पार्टिकल का मूवमेंट को रोक दिया जाए तो डिस्पर्जन मीडियम मूव करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। लेकिन पूछेगा डिफरेंस कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस में मेन डिफरेंस क्या है, तो बोलना कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मूवमेंट होता है वो डिस्पर्स फेस का होता है। बहुत कोर कॉन्सेप्ट है ये। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मूवमेंट होता है वो डिस्पर्स फेस का होता है, लेकिन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है वो डिस्पर्जन मीडियम का होता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। बच्चों देखो नेक्स्ट टॉपिक है कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स। कोएगुलेशन का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा हो जाना। पहले डेफिनेशन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, उसको कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल कहते हैं। कोएगुलेशन कैसे कैसे हो सकता है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस हो सकता है, बहुत सारे तरीके, बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग हो सकता है। ऐसे ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोएगुलेशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है।
कोएगुलेशन हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से कर सकते हैं, डायलिसिस से कर सकते हैं, बॉइलिंग से कर सकते हैं। ठीक, अब देखो जैसे मान लो कि हमने एक कोलाइडल पार्टिकल है, या देखो जो कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक कोलाइडल पार्टिकल लिया है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरा कोलाइडल पार्टिकल ये है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा क्योंकि सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं। अब जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, क्या होगा, ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स द पॉजिटिव चार्ज विल न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज। पहले यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज एडजॉर्ब था, तो इसके और इसके बीच रिपल्शन हो रहा था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। जब नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो है इस वाले कोलॉइड्स और इस वाले कोलॉइड्स पार्टिकल के बीच में, अब जब इसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो ये पास आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन था, अब पॉजिटिव बाहर से आया इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो अब इसमें और इसमें जो रिपल्शन था वो कम हो जाएगा, तो वो पास पास आ जाएंगे, और जब पास पास आ जाएंगे तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो कौन सा कोलॉइड कितना प्रेसिपिटेट बनाएगा, उसके लिए एक रूल दिया गया जिसको कहते हैं हार्डी-शूज रूल। ठीक, बहुत लोग इसको हार्डी-शूजले रूल भी पढ़ते हैं। उसने क्या बोला, अ पॉजिटिवली चार्ज आयन दे आर गोइंग टू कॉज कोएगुलेशन। उसने बोला कि अपोजिट चार्ज आयन, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन कोएगुलेशन कौन करवा रहा है, जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसने बोला कि अपोजिटिवली चार्ज आयन दे आर गोइंग टू कॉज कोएगुलेशन। उसके बाद क्या बोला, जो कोएगुलेशन पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयंस। मतलब कोएगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो एल्युमिनियम है, इस पे 3 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव और सोडियम पे 1 पॉजिटिव है, तो सबसे ज्यादा कोएगुलेशन कौन कराएगा, तो सबसे ज्यादा कोएगुलेशन एल्यूमिनियम कराएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्या बोलता है, जो कोएगुलेशन पावर है वो कोएगुलेटिव वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि कोएगुलेटिव वैल्यू होती क्या है, हर एक कंपाउंड की एक वैल्यू जो सीवी कोएगुलेटिव वैल्यू है वो फिक्स होती है। जैसे NaCl के लिए कोएगुलेटिव वैल्यू क्या है, 50 है, AlCl3 के लिए कोएगुलेटिव वैल्यू क्या है, 0.93 है। तो इसका मतलब अगर NaCl और AlCl3 में कोएगुलेशन पावर किसका ज्यादा होगा, जिसकी CV की वैल्यू कम होगी, तो किसकी CV की वैल्यू कम है, तो AlCl3 की है। अगर इसमें और इसमें आपसे पूछा जाए कौन कोएगुलेशन अच्छा कराएगा, तो हम बोलेंगे कि AlCl3। कौन ज्यादा कराएगा, तो AlCl3। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या है, कम है, और ये वैल्यू सबको असाइन की जाती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, तो जिसके लिए ये वैल्यू कम होगी उसका वो ज्यादा कोएगुलेशन कराएगा। तो इसमें और इसमें कौन कोएगुलेशन ज्यादा कराएगा, तो ऑब्वियस है AlCl3 कराएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए CV यानी कोएगुलेटिंग वैल्यू की वैल्यू कम है। तो हमने क्या देखा कि कोएगुलेशन कैसे कैसे करा सकते हैं। कोएगुलेशन हम इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के करा सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से करा सकते हैं, डायलिसिस से करा सकते हैं, बॉइलिंग से करा सकते हैं। यहाँ पे हुआ क्या था, 2 नेगेटिव पार्टिकल्स थे, ठीक, एड्सॉर्ब हुआ नेगेटिव चार्जेस पे, तो इस नेगेटिव और इस नेगेटिव में रिपल्शन हो रहा था। जैसा ही पॉजिटिव चार्ज डाला तो क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, अब रिपल्शन फोर्स जो था वो कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो पास आएंगे, और पास आएंगे तो प्रेसिपिटेट बनाएंगे। ठीक, और कौन कितना ज्यादा कोएगुलेट करेगा उसी के लिए ये रूल दिया गया, जिसको हार्डी-शूजले रूल कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये कुछ बेसिक चीज थी जो रह गई थी। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक, शायद मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और रह गया। ठीक, तो इसको नोट कर लो, ये नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक, देखो बच्चों अगला टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, इसको समझते हैं। हमने एक यहाँ कोलॉइडल पार्टिकल्स लिया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एड्सॉर्ब है,
यहाँ पे भी एक कोलॉइडल पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एड्सॉर्ब है। अगर ये नहीं रहेगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक। तो इसका हमको प्रोटेक्शन करना है, तो हमने प्रोटेक्शन किया कैसे, बाय एडिंग लियोफिलिक कोलॉइड्स। लियोफिलिक कोलॉइड्स क्या, जैसे जेलेटिन है, उसको जब हम ऐड करेंगे तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, कोएगुलेट नहीं होगा। अब क्या देखो, यहाँ से आता है कॉन्सेप्ट गोल्ड नंबर का। एक मार्क्स में कभी कभी बोर्ड में पूछता है, क्या बोलता है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स इन मिलीग्राम, किस में लेते हैं, मिलीग्राम, required to prevent the coagulation of 10 ml of given gold salt। डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को समझो साथ साथ। किसी भी गोल्ड के सॉल को या कह सकते हैं कोलॉइडल सॉल को कोएगुलेशन से बचाने के लिए जितना लियोफिलिक कोलॉइड्स डालते हैं उसी को हम कहते हैं गोल्ड नंबर। बात समझो, अगर यहाँ पे ये नहीं होता प्रोटेक्टिव लेयर तो ये दोनों कोएगुलेट होकर प्रेसिपिटेट बना देते, तो ऐसा ना हो इसलिए हमने लियोफिलिक कोलॉइड्स मिलाया है। तो बोल तो रहा है डेफिनेशन, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स इन मिलीग्राम, ठीक, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स इन मिलीग्राम रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ 10 ml गिवन गोल्ड सॉल्ट। इसका काम क्या है, ये कोएगुलेशन को रोकता है, तो वो मिनिमम मात्रा जो कोएगुलेशन को रोकती है किसके, गोल्ड के, उसी को कहते हैं गोल्ड नंबर। बात समझ में आई। और ये जरूर आता है, जरूर क्या कभी कभी आता है। तो ये कुछ टॉपिक थे बच्चों जो छूट गए थे हमारे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। जितना भी मैंने आज पढ़ाया इसको आप नोट्स में ज़रूर ऐड करना, और इस तरह से आपका ये चैप्टर हो जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया। जो जनरल प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट है वो तो इस साल है नहीं सिलेबस में, तो देखते हैं अगला टॉपिक, अगला चैप्टर मेरे ख्याल से पी ब्लॉक है। तो ये रहा गोल्ड नंबर, और इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, गोल्ड नंबर है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।